Salient features of human genome. फर्स्ट जो आपको याद है ऑलरेडी पिछली क्लास से, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में स्मॉल बी और स्मॉल पी इससे रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग जहां भी यूज करेंगे, तो आपको समझ जाना है कि हम लोग बेस पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, लेकिन किसमें देखना है आपको, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन द ह्यूमन जीनोम। तो ये आपने पिछली क्लास में ऑलरेडी याद कर रखा है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, इतना ये अवेलेबल है। इस डेटा को आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आगे जब हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम एक एवरेज जीन के बारे में बात करते हैं, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर आपको जेनेटिक्स चैप्टर याद हो थोड़ा भी, जो आपने क्रोमोसोम पढ़ा था और जो आपने क्रोमोसोम सीखा था, यहाँ भी बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है। पहली बात तो ये कि ये जो आप क्रोमोसोम और डीएनए पढ़ रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। अगर मैं एक छोटी सी बात भी आपको याद दिलाऊं, हाँ हमारे पास तो बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल है ही है, तुरंत क्विक समझ आएगा। देखिए, जब मैं आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा रही थी, तुरंत आपको समझ आएगा, समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। अभी फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर ये क्रोमोसोम का आर्म आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ एक अलील है और यहाँ दूसरा अलील। जब पॉइंट आता है द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, वहां बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि मैम एक जीन में 3000 बेसिस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा रही थी और समझा रही थी, तो वहां मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी सिखा रखी है कि अगर आप यहाँ पे ऊपर जीन की पोजीशन को देख रहे हैं, तो इसके अंदर जाके जब एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो ये तो कॉइलिंग है, लेकिन इसको भी जब आपने थ्रेड की तरह निकाला, तो उसमें तो खुद भी कॉइलिंग है ना। उसमें क्या है, ऑलरेडी कॉइल्स जो है ये अवेलेबल है। पहली बात तो ये फर्स्ट कॉइलिंग जो है वो देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपने बोला अच्छा यहाँ कॉइलिंग है, तो हम एक काम करते हैं, इसको और सीधा करा तो उसमें भी कॉइलिंग है। कैसी कॉइलिंग है, तो जो एक आपके पास हिस्टोन प्रोटीन था, उसकी चारों तरफ डीएनए रैप हो रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक जीन की जो पोजीशन है, सही में एवरेज जो है उसके पास 3000 बेसिस प्रेजेंट होंगे। हम 3000 बेसिस बोल रहे हैं, बेस पेयर हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। अगर हम बेस पेयर बोलेंगे तो वो उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि पेयर लेंगे तो डबल हो जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन हाँ, हर एक जीन में ऑलरेडी कितने ज्यादा बेसिस अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो इसका नंबर जो है वो वैरी करता रहता है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अब अगर यहाँ पे इस सेंट्रोमियर के आसपास कोई जीन बैठा होगा, तो उसके पास अगर हम उसके नाइट्रोजनस बेसिस को देखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ मान लीजिए इस पोजीशन पे आप देख रहे हैं, ऑब्वियस है उसके पास क्या होगा, उसके पास कम बेसिस अवेलेबल होंगे। तो साइट टू साइट जो आपके बेसिस का नंबर है वो वेरी कर सकता है।
तो आपको ये नहीं समझना कि बच्चे क्या समझते हैं। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला इसके एक पोजीशन पे एक जीन के बारे में जब आप बात कर रहे हैं वहां पे आप उसका डेटा बोल रहे हैं 3000 बेसिस। बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे सोचते हैं अच्छा ये डीएनए है, मैडम के बोलने का मतलब है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड अवेलेबल है यहाँ पे मैं एक जीन बना दूंगी और इसी के अंदर 3000 बेसिस होंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? आप खुद भी अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको बात समझ आएगी। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट में देखेंगे तो कितना होगा, बहुत हार्डली, बहुत ज्यादा से ज्यादा एक जब टर्न आप देखते हैं तो उसके अंदर तो क्या होते हैं आपके 10 बेस पेयर होते हैं। तो जब उसमें भी पिन पॉइंट मात्र को देखेंगे तो वो नंबर क्या है आपका वेरी कर जाएगा। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम क्रोमोसोम के ऊपर बात कर रहे हैं। जीन की बात करी जा रही है तो जीन की जब भी बात की जाए तो इसका मतलब है कि हम उसको क्रोमोसोम के रेफरेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, क्रोमोसोम के रेफरेंस में हम उसको देख रहे हैं। मेरी ये बात समझ आ रही सारे बच्चों को? मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ मेरी बात समझ आ रही है कि यस जीन मैम। की बात, हाँ जीन के बारे में जब भी यस बात करी जाए तो सीधा क्रोमोसोम को अपने दिमाग में लाना है, डीएनए को नहीं लाना है, ठीक है। हाँ, इसके रेस्पेक्ट में भी हम लोग बात करेंगे फिर जब हम देखेंगे इसका कितना टर्न है, कितना पीच है, वन टर्न में कितने बेस पेयर है, वो सब भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग मेंशन कर रहे थे। देन जो भी मैंने एक्सप्लेन किया मैं उसी की बात करूंगी। द एवरेज जीन consists of 3000 bases। पहली बात, ये तो एवरेज है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल यहाँ पे बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रोफिन है उसके पास 2.4 मिलियन बेसिस, 2.4। हाँ 2.4 मिलियन बेसिस जो है वो अवेलेबल है। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन डैश देके लिख लीजिए 2.4 मिलियन बेसिस। बस ऐसे शॉर्टकट में आपको लिखना है, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं बनाना है। फिर अभी जस्ट मैंने बोला ना, अब देखिए चेंज क्या है। जब मैं आपको गोल्स पढ़ा रही थी पिछली क्लास में तो आपके बुक के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 20,000 टू 25,000 है। लेकिन जब आप साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम देखना स्टार्ट करेंगे तो वहां आपके पास डेटा क्या है, 30,000। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों को मैं कहती हूँ काम करो, एवरेज जो है 25,000 टू 30,000 याद रखो। तो इससे क्या होगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। The total number of genes 25,000 to 30,000, ये हमने सेफ साइड लेते हुए दोनों लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। शुरू में लोगों ने क्या सोचा था कि ये जो है लमसम 1.5 लाख के करीब में 1000 टू 1,50,000 के करीब में ही जाएगा, लेकिन उतना नहीं है, ये बस इतना ही अवेलेबल है। लोग पहले ऐसा सोचते थे। इसी के नीचे लिख लेंगे प्रीवियस एस्टिमेट रिगार्डिंग जी 80,000 to
40,000। फिर एक मास्टर पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है, कि जो 99.9% जो मैंने आपको दिखाया था ना पिछली क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए सही में ऐसा होता है। ये जो मैंने आपको बोला था, हाँ, कि ये जो इमेज है ये सुपर इमेज है, इसको देखने के बाद हो ही नहीं सकता कि बच्चे को समझ ना आए। सही में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। 99.9% जो बेसिस है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर सेम। तो डिफर करने का काम कर, जो एक छोटा सा पिन पॉइंट मात्र जो डिफर करेगा वही एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफर करने का काम करेगा, ठीक है। दोनों ही बातें हैं इसमें। नाइन्टी 99.9% न्यूक्लियोटाइड bases are same in all people। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ। यस मैम। अब एक चीज समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। अब बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर एक पर्सन को हम एनालाइज करें, अब जैसे ये पर्सन है, ठीक है, और ये तो खैर एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको 100% मान रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट 100% मान रहे हैं, तो बोलने का मतलब हुआ कि 100% में से जो 50% है यहाँ आएगा लमसम, ठीक है। तो बात समझेंगे ध्यान से। पहली बात तो ये कि जो डिस्कवर्ड है उसमें से वो खुद 50% है, मतलब इतने का हमें नहीं पता था, पता कुछ भी नहीं है भाई, क्या है नहीं है, ठीक है चलो है तो है प्रेजेंट। क्योंकि जब आगे मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिखाऊंगी, वहां पे आप हमेशा एक चीज सीखेंगे कि जो आप डीएनए के पीसेस कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके इसको टुकड़े 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 करके कर रहे हैं भाई जी। जो डीएनए है दैट इज द जायंट मॉलिक्यूल, तो कहाँ आप बैठे पूरे उसकी पढ़ाई करने के लिए, पॉसिबल भी नहीं है एक साथ सबको एनालाइज करना, बहुत टीडियस वर्क है, ठीक है। तो छोटे से सेगमेंट का जो है वो हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसी से जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाता है। जैसे ये हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको कर रहे हैं तो हमने क्या किया, जो इतनी आज तक रिसर्च वर्क को हमने देखा है, उसमें से जो 50% है वो रिमेनिंग है, मतलब इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता अभी तक। हाँ ठीक है, प्रेजेंट है तो हम क्या करें, ये ठीक वैसा ही है जैसे इवोल्यूशन चैप्टर में बोला जाता है कि पहली बात तो ये कि हमारे इस अर्थ पे इतना वास्ट नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है कि जिनको हमने डिस्कवर कर रखा है उससे ज्यादा अनडिस्कवर्ड का नंबर है, पहला पॉइंट। और दूसरी बात, जितने को हमने डिस्कवर कर रखा है उसमें से 50% के बारे में भी अभी हमें पूरा आइडिया नहीं है। तो ये ठीक उसी तरीके की बात हो गई कि यहाँ पे पहली बात तो कि हमें जो है ये 50% के बारे में पता है कि हाँ भाई ठीक है ऐसा ऐसा कुछ होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें इस 50% के बारे में पता है और अगर हम इस 50% के बारे में जानते हैं, तो ये इसमें भी जो 50% से भी ज्यादा का फंक्शन जो है वो हम जानते ही नहीं कि ये एक्चुअली काम क्या करता है। क्योंकि ये क्या है, एक टीडियस वर्क है, और अभी धीरे 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 वन बाय वन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि आखिर एक्चुअली इसके अंदर जो इतने सारे मैसेजेस हिडन है वो काम कैसे करता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो फंक्शन का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। अभी तो जो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेस हैं, उसी के ऊपर तो रिसर्च वर्क अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें आप देखेंगे कि जब हम उसके कॉज के बारे में बात करते हैं तो लिख दिया जाता है वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस। बहुत सारी चीजों के बारे में आपकी बुक में खुद स्टेटमेंट दे दिया जाता है वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस। इसका मतलब है कि उस पर अभी भी जो रिसर्च वर्क है, वो ट्रायंगुलर एस्टाइलिस के बारे में बताया।
क्या बोल रहे हैं? आपने जब वो ट्रांस स्टाइलिस के बारे में बताया था तो वो उसको अभी तो हाँ हाँ, वैसा डिस्कस हुई। बहुत सारा है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था, पोलर बॉडी की एक्शन के ऊपर आज तक रिसर्च चल रहा है कि व्हाट्स द एग्जैक्टली फंक्शन ऑफ पोलर बॉडीज। भाई पोलर बॉडी बन तो रहा है, लेकिन वो करता क्या है? कुछ लोगों का कुछ मानना है, कुछ लोगों का मानना है रिग्रेस हो जाता है, कुछ लोगों का मानना है जो oogenesis का प्रोसेस चल रहा है उसको वो खुद एनर्जी देने का काम कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, एनर्जी ये क्यों देगा? तो उस पे भी क्या है, अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये भी है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द फंक्शंस आर नोन फॉर ओवर 50% of the discovered genes और अब एक और पॉइंट है, ये भी जब मैं बच्चों को समझाती हूँ तो बच्चों को ये पॉइंट भी नहीं समझ आता। उसके लिए देखिए पहले ही से मैं सेंट्रल डॉग्मा आपको शो ही कर देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। सेंट्रल डॉग्मा तो कई बार मैंने उस डायग्राम का इस्तेमाल करा है, तो कई पेजेस पे अवेलेबल है। जैसे ये एज फॉर एग्जांपल हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आपने क्योंकि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ पढ़ रखा है, तो जब मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ा रही थी, ठीक है, रेप्लिकेशन में तो नो डाउट जो आपका पूरा का पूरा होल लेंथ ऑफ डीएनए है वो कॉपी हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि उसको डुप्लीकेशन हम लोग बोल देते हैं, जबकि एग्जैक्टली वो क्या है, डुप्लीकेशन का वर्क है नहीं, ठीक है। लेकिन इसके आगे जो मैसेज ट्रांसफर का काम चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या होल लेंथ ऑफ डीएनए अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस करता है क्या? नो मैम। नहीं, ठीक है। अगर प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोमोटर रीजन से शुरू हो रहा था, अब मान लीजिए कि तुरंत यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेटर रीजन हो गया, तो इतना जो है ये अपने आप को एमआरएनए में एक्सप्रेस करेगा। अगर हम यूकेरियोट्स के बारे में बात करें तो यूकेरियोट्स में जहां इसको टाटा बॉक्स दिखिएगा वहां से स्टार्ट करेगा रिलीज फैक्टर, फिर जाके वहां से रिलीज करा देगा। तो डीएनए में हो सकता है कि छोटा सा सेगमेंट अपने आप को आरएनए की तरह एक्सप्रेस करे, पहली बात। अब जब प्रोटीन का चेन बनना है तो यहाँ पे तो सुपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे एयूजी जब तक नहीं मिलेगा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगा। आप सपोज करते हैं कि एयूजी इसको यहाँ मिला, स्टॉप कोडोन इसको 4 ही अमीनो एसिड के बाद मिल गया। अब यहाँ हम लोगों के पास जो अमीनो एसिड का नंबर दिखाया गया दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो गया, इसको स्टॉप कोडोन हो गया। क्या जो पूरा आपके पास जीनोम है, मतलब ये तो खैर हम इसके एक के बारे में बात कर रहे हैं, जब इस पूरे को हम सारे डेटा में फिट कर देते हैं, मतलब जो पूरा जीनोम है उन सब में इन सबको फिट कर देना है। तो एक्चुअल में सच्चाई ये है कि लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। सच्चाई, आप इसका रीजन जानते हैं। पहली बात तो खुद डीएनए का भी पूरा आरएनए नहीं बनता, और दूसरी बात ये कि पूरा आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बनता, दोनों ही बातें हैं। तो जब इसका परसेंटेज निकाला जाता है दैट बिकम्स लेस देन 2%। आप समझ आया? स्टेटमेंट का मतलब समझ आ गया सबको? इसकी वजह से ये जो है ये पूरा का पूरा 2% भी एज इट इज अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेस देन 2% of the genome expresses itself in protein
और जैसे आपने ये देखा था, अब इससे आपको बहुत कन्वीनियंस हो जाएगी। जैसे आपने ये वाला इमेज जो है वो देख रखा था, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और हमें पता है कि द रिपीटेड सीक्वेंसेस, अब ये क्या है, ये तो खैर अलग अलग पर्सन में रिपीटेड है। और एक दूसरा तरीका क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो उस पॉइंट के लिए बिल्कुल सुटेबल है, आपको अभी जो इमेज दिख रहा है ये उस पॉइंट के लिए बिल्कुल सुटेबल है कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। वो पॉइंट उसके लिए ठीक है, उसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, कहीं कोई कमी नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों के पास एक टर्म आएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, मतलब एक ही पर्सन के डीएनए को जब एनालाइज किया जाता है तो उसी के अंदर बहुत सारे बेसिस जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, अपने आप को बार 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 रिपीट करने का काम करेंगे। जैसे देखिए, आपको लिखा हुआ क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कोड्स को देखना है आपको। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फिर से पढ़ाऊंगी मैं। अभी क्या है ना, आपके पास यहाँ पे एक पैटर्न है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल 1 है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल 2 है। मैं तो कह रही हूँ इंडिविजुअल 2 को भी नहीं देखना है, सिर्फ इंडिविजुअल 1 को देखना है, ठीक है। वो तो हमने देख ही रखा है, समझ ही रखा है कि हाँ भाई ठीक है, अलग अलग बंदे हैं, कुछ 99.9% सेम है। लेकिन अगर हम एक ही पर्सन के बारे में बात करें, अगर हम उसी के ह्यूमन जीनोम के बारे में इसे बात करें, तो रिपीटेड सीक्वेंसेस देखिए, ए जी टी सी जी जी टी ए जी, ए जी टी सी जी जी टी ए जी, एक चीज और है, इन सब को रीड करने में कहीं कोई गैप नहीं होता, फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा नहीं होता, डैश नहीं होता, हाइफन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये बस समझने के लिए यहाँ पे बॉक्सेस का यूज हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली अगर ये एक साथ हम एक सीरीज में लिख रहे हैं तो आपको इसका रिपीटेशन दिखाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इन सब को जब आप चेक करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये तो सेम है। तो इनको हम लोग वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कह रहे हैं, ठीक है। द रिपीटेड सीक्वेंस मे बी 10 to 100 टाइम्स, 5 to 50 टाइम्स, मतलब 1000 टाइम्स भी ये अपने आप को रिपीट कर सकते हैं, 1000 बार भी कर सकते हैं, 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो इतना सारा जो है इनका रिपीटिशन जो है इस तरीके से हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि मतलब ज्यादा कौन है, जो रिपीट कर रहा है अपने आप को वो, या जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो लार्ज पोर्शन बनाने का काम वो करेगा ह्यूमन जीनोम का, जो रिपीटेड सीक्वेंसेस है, ठीक है। अब हम इसके लिए एक पॉइंट लिख रहे हैं, रिपीटेड सीक्वेंसेस। मैं करते वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। देखा आपने, सही में जो रिपीटेड सीक्वेंसेस है उनका नंबर जो है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे टर्म क्या आता है, अभी अभी आपने देखा जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही थी उसमें सैटेलाइट लिखा हुआ था। सैटेलाइट क्रोमोसोम दूसरा है, जो मैंने आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ाया था। सैटेलाइट डीएनए दूसरा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आपको क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट मतलब ठीक है, यहाँ पे द रिपीट सीक्वेंस इज 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स, द सीक्वेंस रिपीट्स 5 to 50 टाइम्स। तो इसको हमने क्या बोल दिया, सैटेलाइट का क्या डेफिनेशन निकलेगा, डेफिनेशन यहाँ से निकल गया, द स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या टर्म यूज करते हैं, हम लोग कहते हैं कि इसको हम सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि अगर बहुत ही मतलब कम सा कम टाइम के लिए 100 टू मतलब अप टू 100 न्यूक्लियोटाइड्स तक यहाँ पे रिपीटेड, और कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 5 to 50 टाइम ये रिपीट हुआ है। तो आता है यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए।
सैटेलाइट डीएनए और सैटेलाइट क्रोमोसोम में फर्क है दोनों में, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, दोनों टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। सैटेलाइट डीएनए, स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए sequences that are repeated many times, और ये आगे जाके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब क्योंकि हमने सैटेलाइट डीएनए लिखा है तो यहाँ हम रिस्क नहीं लेंगे, आगे पॉइंट हम चेंज कर देंगे, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए बोलने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रेचेस लिख रहे हैं, तो आगे हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट चेंज कर दिया। समटाइम्स that may be 100 to 1000 times। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक बात बताओ, ये इतनी बार अपने आप को रिपीट तो कर रहा है, इसका क्या फायदा है, तो आपको जवाब वहां, क्योंकि अभी अभी तो तुरंत मैंने आपको बताया ना, लेस देन 2% जीनोम एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एज प्रोटीन, प्रोटीन के तौर पे मात्र 2% से भी कम जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या कर रहा है ये बैठा बैठा, तो हम भी वहां पे जो है वो आंसर यही करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या है, फिर ये जब इतनी बार रिपीट कर रहा है, 2% से भी कम अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस कर रहा है, तो कर क्या रहा है फिर बैठा बैठा। तो इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बताएगा, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, थोड़ा सा अगर जैसे जैसे जीन में चेंजेस हुए हैं, मान लीजिए रिपीट ही है, वो रिपीट अगर अपने आप को चेंज कर रहा है कई सालों के बाद, तो उससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि इवोल्यूशन का जो पैटर्न है वो कैसे और किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये हो गया। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे repetitive sequences have no direct coding functions but they play a very important role in analysis of chromosome structure, pattern of evolution,
and series of evolution. Then एक डेटा है यहाँ पे, अगर हम सबसे कम और सबसे ज्यादा के बारे में बात करते हैं, तो जो अभी अभी मैंने आपको कैरियोटाइप दिखाया था ना, पहला क्रोमोसोम पेयर में, दूसरा पेयर में, तीसरा पेयर में, ऐसे करके, तो फर्स्ट जो क्रोमोसोम है इसके पास सबसे ज्यादा जीन है। डेटा वाला क्वेश्चन तो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेंजरस क्वेश्चन है ये सब, तो एज इट इज जो है कॉपी करके क्वेश्चन रखा हुआ होगा। क्रोमोसोम, और बच्चों को याद नहीं रहता, क्रोमोसोम 1 contains most genes 2968। यहीं से कम लिख लेंगे हम लोग। while chromosome Y contains, 31। हाँ सबसे कम होगा इसके पास, least genes, that is only 231। अब एक लास्ट पॉइंट है, बहुत हो गया। SNPs जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, उसको लिख लेते हैं हम लोग। ऐसे लिखा जाता है SNP, यहाँ पे कहीं आई नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ। हम लोग बस प्रोनाउंसिएशन में इसको ना, मतलब जल्दबाजी में स्निप्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैंने क्या बोला था, कुछ लिखने के पहले वापस में सेम वही चीज रिपीट करनी है। और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा ना जिसको ये देखने के बाद समझ ना आए कि व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तभी मैंने आपको बोला था ये सुपर डायग्राम है, मतलब इस डायग्राम की जितनी तारीफ करी जाए कम है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि सब यहाँ पे क्या है, सेम है तीनों पर्सन में। मात्र एक बेस ने क्या किया, यहाँ पे अपने आप को चेंज कर लिया। बच्चे बोलते हैं मैम बेस है तो न्यूक्लियोटाइड क्यों लिखा है? तो भाई जब हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास को याद कीजिए, मैंने आपको बताया तो है, एक नाइट्रोजनस बेस अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसके पीछे में शुगर और फॉस्फेट भी तो जुड़ा हुआ है उसके साथ ना। तो एक नाइट्रोजनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड का रिप्रेजेंटेटिव है, तो और हम क्या बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे। तो इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है आज के डे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में। सिंगल बेस डिफरेंसेस, सिंगल बेस differences in different individuals are known as single nucleotide polymorphisms। हो गया ये? एक लास्ट ऐड कर लीजिए। सवाल ये उठता है कि भाई ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सोचने वाली है
सोचने वाली बात ये है कि अगर आपके पास जो पूरा कंप्लीट डीएनए का स्ट्रेच है और जहां सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब क्या मैं बोलना चाह रही हूँ सो समझिए, ये आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है वो यहाँ अवेलेबल, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर कोई बंदा जो है ये वाला पोर्शन लेके चला गया करने को, तो पता ही नहीं चलेगा वही कल्प्रिट कौन है, मर्डर किसने किया। अगर आपको क्राइम सीन से कोई भी वहां पे मिलता है, कोई भी प्रूफ मिलता है, क्लू मिलता है, कोई भी सैंपल मिलता है, ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको? एक्चुअली ये जो एस एन पीज है इनका लोकेशन जो है 1.4 मिलियन लोकेशन है जहाँ पे एस एन पीज जो है ये पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से थोड़े थोड़े सेगमेंट पे ये एस एन पीज जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग दिखाता रहता है, शो करता रहता है, और ये बताता है कि कौन सा बेस सीक्वेंस जो है किस पर्सन का है। आइडेंटिफाइड SNPs are 1.4 million locations. चलिए अब डन हो गया। ये साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम था आपका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, जो भी चीजें आपने अभी तक समझी, जो भी आपने डेटा एनालिसिस कर रखा है अभी तक, अब वहां से एक छोटा सा पैरा आपको पढ़ना है, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। अभी जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इतना आसान है नहीं। बोलने का क्या मैं समझने की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे आपको, अगर आपको लैब में किसी ने भेज दिया इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। देखिए जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सेंट्रिफिकेशन मशीन लगा रखा था मैंने जगह पे, इसके इतने पेजेस हो गए ना कि अब किसी चीज को ना सर्च करना भी चैलेंजिंग जॉब है। ये रहा, जैसे आपको ना मैंने भेज दिया लैब में और ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो कैसे पता कैसे चलता है, क्या करना है, नहीं करना है, पता ही नहीं आपको कुछ, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि आपको बिना पढ़ाई लिखाई के एमबीबीएस की डिग्री थमा दिया जाए, भेज दिया गया सर्जरी करने के लिए, क्या कीजिएगा? बेचारा ऊपर ही जाएगा वो, और क्या करेगा? तो ठीक उसी तरीके से जो चैलेंजेस आपके पास है, तो इतना जो हाई इंस्ट्रूमेंटेशन है और जो डीएनए सीक्वेंसेस जो आप डिटरमिन कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत 1990 से लेके वो आज तक प्रोग्रेस में है, वो चल रहा है 1990 से लेके आज तक। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ठीक है। आपको पता है वो 13 साल का टाइम हमने किस चीज के लिए पढ़ा है या किस चीज के लिए हमने लिखा है? फर्स्ट टाइम उन्होंने एक पहली बार जो सीक्वेंस है उसको डिकोड किया उन्होंने, उसमें उनको 13 साल का समय लग गया। इसका ये मतलब नहीं कि आज उन्होंने अपना काम जो है वो बंद कर दिया है, नहीं। तो आज के डे में भी जो ह्यूमन जीनोम है वो क्या कर रहा है, बहुत सारा जो मतलब उसमें न्यू वे है, न्यू इंस्ट्रूमेंट है, जो हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज है, उन सबको क्या कर रहा है आज के डे में भी अप्लाई करने का काम किया जा रहा है। अब एक चीज देखिए, आपको पता है बहुत सारे हमारे आज के डे में डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ रखा है जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कोई एक बच्चा है उसको थैलेसीमिया है, आपको पता है, मतलब उसकी लाइफ तो हेल है बिल्कुल, उसकी कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स ने शुरुआत में जो क्रोमोसोमल डिटेक्शन नहीं कराया, मात्र इतनी गलती है, लेकिन पूरा भुगतान किसको भुगतना पड़ेगा? बच्चे को। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक अभी तक आई है कि भाई हमने क्या किया, एक ऐसा क्रोमोसोमल एनालिसिस करके कुछ तैयार किया है कि बॉडी में इंजेक्ट करते के साथ उसके जो
क्रोमोसोमल वहां पे डिस्टर्बेंस है उसको वो ठीक करने का काम कर सकते हैं। या फिर थैलीसीमिया वाला जो केस है उसकी पूरी डिटेल इतनी अच्छी एनालिसिस हो चुकी है कि हमें ये पता चल गया कि कहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम, ठीक है क्रोमोसोम नंबर सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया, बट कैसे जो एग्जैक्ट वहां पे जीन है वो अपने आप को शिफ्ट करेगा और अपने आप को ड्रिफ्ट करेगा आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है। तो आज के डे में भी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर रिसर्च वर्क चल रहा है, लेकिन अच्छा जो ट्यूमर, ये तो खैर हम बहुत आगे बढ़ गए, वो तो छोड़िए, एक छोटी बात करते हैं हम लोग। जैसे ट्यूमर फॉर्म हो गया किसी को, तो नॉर्मली किसी को अगर माउथ कैंसर शुरू में पता चलता है ना, तो कैंसरस सेल्स जो है उसको वहां से काट के पहले तो कैंसरस सेल वाला पोर्शन हटाया जाता है, फिर आजू बाजू थोड़ा सा सेफ्टी लेते हुए आजू बाजू वाले जो सेल्स है उसको भी कट करके स्क्रैच करके वहां से हटा दिया जाता है, ताकि वो जो सेल है वो फर्दर मोर कैंसरस ना रहे, मतलब वहां पे कोई कैंसरस सेल प्रेजेंट ना रहे। तो हमने ऐसी कोई टेक्निक तो आज तक पता करी नहीं है कि हमने किसी को एक इंजेक्ट कर दिया और सेल जो ट्यूमर बनाने का काम कर रहा था वो बेचारा फिर डिसिप्लिन में काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आज के डे में क्या है, मतलब अभी रनिंग में है, प्रोसेस में है, काम चल रहा है इसके ऊपर। तो ये क्या है, मतलब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इसका, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो एक्चुअली द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम। मतलब किसी पर्सन के कंप्लीट डीएनए का एनालिसिस करना सही में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और जैसे जैसे लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्रिमिनल्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। पहले ऐसी मर्डर हो जाता था, अब लोगों को पता है कि भाई अगर फिंगरप्रिंट गया तो हमारा जो डीएनए है वो पकड़ा जाएगा। जब से ये टेक्निक आई तो जो आपको पता है जो कल्प्रिट है या जो क्रिमिनल है जो सोचता है या पहले से जो क्राइम का सोचता है, तो वो भी उतने पुख्ता इंतजाम करके जाएगा, ग्लव्स लगा के जाएगा, पूरे एयर टाई करके जाएगा, बोलेगा भाई मेरा एक बाल भी नहीं छूटना चाहिए वहां। तो ये सब क्या है, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, जो इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो पाई है, ये सब आप कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से। एक और चीज, एक जब मैं आपको जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ना जीन मैपिंग समझाया था, जहाँ पे आपने देखा था कि आप रिकॉम्बिनेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो वहां पे आपको लिंकेज का परसेंटेज कम रखना पड़ेगा, दोनों उल्टा चल रहा है। तो मैंने जीन मैपिंग पढ़ाते वक्त आपको एक बात बोली थी कि ये वो बायोलॉजी है ना जो आज के डे में हमें काम आ रहा है और जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अब आप बायो लेके क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। अब आप मेरी आज की क्लास में बैठे, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, बुराई नहीं है उसमें, भाई जिसको आईएएस बनना है तो उसके लिए हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है उससे जाके पूछिए। बट अभी फिलहाल जो है आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेरे से बायो पढ़ना है। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं तो उस बच्चे को अच्छा लगेगा जिसको आईएएस की तैयारी करनी है, उसके पास एक एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल होना चाहिए आगे जाके। तो आपके पास बायो का एप्लीकेशन है, लेकिन अगर अभी मैं आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, उसका फिलहाल आपके स्ट्रीम में कोई एप्लीकेशन नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और जो इंडिया का टॉप एग्जाम जो है यूपीएससी, तो यूपीएससी देने के लिए सबसे ज्यादा जो फोकस बच्चे हिस्ट्री पे करते हैं, पता है आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पीटी के एग्जाम में उससे ज्यादा आता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ये जो सारी चीजें आपने पढ़ाई करी है और जो आपने समझा है, तो इसका सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा यूज क्या है कि आपको इसको बहुत सारे एप्लीकेशन से अप्लाई करना है। कैसे, क्या करेंगे आप, आपको डिजीज करेक्शन करना है, जो अगर कहीं पे कोई ट्यूमर फॉर्म हो रहा है तो आप कैसे पता लगाते हैं, तो आपने उसके बेसिस के बारे में एनालिसिस करा तो आपको पता चल गया। कोरोना के टाइम में जब कोरोना आया था तो कैसे पता लगाया आपने, तो पीसीआर की बजाय हमने वहां पे बोला आरटीपीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है, वहां पे डीएनए की कॉपीज कराई जाती है। तो वहां पे क्योंकि आरएनए घुस रहा था बॉडी में, तो आरएनए तो उल्टा डीएनए बनाएगा ना, तो हम उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसके लिए बोला जा रहा था। वो सब क्या है, ये जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। नो मैम।